प्रिय विद्यार्थी, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नितिन लवानिया आप सभी का राहुल सर के निर्देशन में चल रही परोपकार ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को गणित की L1 L2 रीड से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उन सभी को टॉपिक वाइज कवर करने वाला हूं। तो आज मैं गणित की शुरुआत करते हुए एक सामान्य सा टॉपिक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक से शुरुआत कर रहा हूं और वो है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति जो टॉपिक है इसमें नाम से पता चल रहा है कि सबसे पहले हमें संख्याओं के बारे में सामान्य जानकारियां हासिल करनी है कि संख्याएं कौन कौन सी हैं, संख्याओं के प्रकार क्या हैं, संख्याओं का वर्गीकरण क्या है। तो सबसे पहले संख्याओं के प्रकार की बात करें तो वर्गीकरण को देखते हुए तो संख्याओं में सबसे पहले अगर बात करते हैं प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्याएं क्या है, उसके बाद दूसरा आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। और हमारे पास तीसरा है पूर्णांक संख्या। इंटीजर नंबर। तो ये तीन प्रकार की ये संख्या है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। तीनों प्रकार की संख्याएं कौन कौन सी हैं, इनमें अंतर क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर प्राकृत संख्याओं की बात करें तो प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं हैं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जो संख्याएं हैं वो क्या कहलाती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, नेचुरल नंबर कहलाती हैं। प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होगी, 1 2 3 आगे कहीं तक भी हो सकता है, इसलिए कहते हैं एक से अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण और प्राकृत संख्याओं में अंतर क्या है कि जो पूर्ण और प्राकृत में अंतर है वो ये है कि अगर प्राकृत संख्याओं के साथ जीरो को भी शामिल कर दिया जाए, प्राकृत संख्या 1 से अनंत तक है, इनमें अगर मैं जीरो को भी शामिल कर देता हूं तो ये जो संख्याएं होंगी वो कहलाएगी पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। तीसरा आता है पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्याएं क्या है, पूर्णांक संख्याओं का मतलब है कि अगर 1 से अनंत तक है तो वो कहलाती है प्राकृत संख्याएं, 0 से अनंत तक है तो कहलाती है पूर्ण संख्याएं। पर अगर 0 से आगे की संख्याएं होती है पॉजिटिव और 0 से पहले की संख्याएं हैं नेगेटिव, तो इसका मतलब यह है कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों संख्याओं को अगर शामिल कर लिया जाए तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं। या फिर हम कह सकते हैं कि माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं जो है वो क्या कहलाएंगी, पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। पूर्णांक है, नाम से पता चल रहा है पूर्ण अंक, पूरा अंक होना चाहिए, वो कहलाती है पूर्णांक संख्या। तो तीनों का अंतर पता चल गया होगा, आसान है। प्राकृत संख्या 1 से अनंत तक, पूर्ण संख्याएं होंगी 0 से अनंत तक और पूर्णांक संख्याएं होती है माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की संख्याओं को हम कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। अब अगर हम आगे बात करें तो इनके बाद आता है सम संख्या। अगला आता है सम संख्याएं। अब सम संख्याएं कौन सी हैं, इवन नंबर। तो सम संख्याओं का मतलब क्या होगा कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। मतलब कोई भी संख्या जिसमें अगर 2 का भाग जाएगा तो वो क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाती है। जैसे हमारे पास है 2 4 6 8, ये सभी संख्याएं कैसी हैं, सम संख्याएं होती हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है कि जीरो जो है वो कैसी संख्या है, जीरो के बारे में पूछा जाता है कि जीरो कैसी संख्या है। तो जीरो के बारे में अगर हम बात करें तो जीरो को भी सम संख्या माना जाता है।
है। क्यों माना जाता है? क्योंकि 0 हमने कहा था कि सम संख्या होंगी तो 2 से विभाजित होंगी, और 0 में तो हम किसी भी संख्या का भाग दे सकते हैं। तो 0 में अगर 2 का भाग देंगे तो भाग चला जाएगा 0 का, तो 0 में 2 का भाग चला जाएगा, तो इसे भी क्या माना जाता है? सम संख्या माना जाता है। उसके बाद आता है विषम संख्या। अगला है विषम संख्याएं। ऑड नंबर। तो विषम संख्याएं कौन सी होंगी? जिन संख्याओं में 2 का भाग जाता है वो कहलाती है सम संख्याएं, और जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरा नहीं जाता, जिनमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता, वो क्या कहलाती है? विषम संख्याएं कहलाती है। अगर 2 का भाग जाएगा तो सम संख्या होगी, 2 का भाग नहीं जाएगा तो वो कहलाएगी विषम संख्याएं। जैसे हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9 ये सभी संख्याएं कैसी हैं? विषम संख्या। तो सम संख्या और विषम संख्या, सम संख्या जिनमें 2 का भाग जाता है, विषम संख्या जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है। अब अगर हम बात करें आगे, अगली संख्याएं आती हैं भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। अगला है भाज्य संख्या। भाज्य संख्याओं को यौगिक संख्याएं भी कहा जाता है, या फिर इनको संयुक्त संख्याएं भी कहा जाता है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो भाज्य संख्याएं, यौगिक संख्याएं या फिर संयुक्त संख्याएं। और इसके बाद है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को रूढ़ संख्या भी कहा जाता है, और इनको कहेंगे हम प्राइम नंबर। ठीक है, तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, भाज्य और अभाज्य का अंतर क्या होता है? देखिए कि जैसे अगर हमारे पास कोई भी संख्या है, ये संख्या लेता हूं, जैसे मान लिया 6। अब इस 6 में हमें पता है 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है और 6 का भाग जाता है। कोई भी संख्या होगी उसमें 1 का भाग जाएगा, जितनी संख्या है उतनी बार 1 का भाग 6 में 6 बार जाएगा, और उसमें 6 का भी भाग जाएगा, 6 का भाग 6 में जा रहा है 1 बार। तो किसी भी संख्या में 1 का और उसका स्वयं का भाग तो हमेशा जाता है। तो इससे मतलब क्या है कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं तथा 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती हैं, क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई भी एग्जांपल है, जैसे मैं अगर 10 की बात करूं तो 10 में स्वयं का भाग जाएगा, मतलब 10 का तो जाएगा ही, और 1 का जाएगा। तो स्वयं और 1 के अलावा किसी से विभाजित रहेगा, तो हमें पता है कि 10 में 2 का भाग जाता है, 5 का भाग जाता है। तो अगर किसी संख्या में स्वयं और 1 के अलावा किसी संख्या का भाग जाता है, इसका मतलब वो संख्या कैसी होती है? भाज्य होती है। जैसे इसके एग्जाम्पल होंगे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, आगे बहुत सारी संख्याएं। अब अगर बात करूं अभाज्य संख्याओं, जैसे जहां कहा गया है कि अगर किसी संख्या में स्वयं तथा 1 के अलावा किसी अन्य का भाग जाता है तो कहलाएगी वो भाज्य, और अगर इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता है तो वो कहलाएगी अभाज्य। तो इसको कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं तथा 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती,
अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो स्वयं और एक के अलावा किसी का अगर भाग जाता है तो कहलाएंगी भाज्य संख्याएं, और स्वयं और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है तो वो क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे अगर हम बात करें कि मान लो एक संख्या है 7, तो 7 में स्वयं का भाग जाएगा, स्वयं मतलब 7 का, और इसके अलावा 1 का भाग जाएगा, 7 और 1 का हो जाएगा। पर इन दोनों के अलावा किसी संख्या का भाग इसमें नहीं जाता, तो और इनके अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा तो वो संख्याएं कैसे होंगी? अभाज्य संख्याएं होंगी। जैसे 2, 3, 5, 7 इस तरीके से। ठीक, तो भाज्य और अभाज्य का अंतर क्या है कि अगर स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाएगा तो उन संख्याओं को तो हम कहेंगे भाज्य संख्याएं, और अगर किसी अन्य का भाग नहीं जाएगा तो उन संख्याओं को कहेंगे हम अभाज्य संख्याएं। अब देखिए भाज्य अभाज्य के बारे में और अगर आगे बात करें, जैसे यहां भाज्य संख्याएं मैंने स्टार्ट की है 4 से, और अभाज्य संख्याएं स्टार्ट की है 2, 3, 5, 7 इस तरीके से। तो इनसे सबसे जो छोटी संख्या बची यहाँ पर वो बची 1। तो 1 कैसी संख्या है? 1 को किस में माना जाएगा? भाज्य मानेंगे या अभाज्य मानेंगे? देखिए, तो अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि 1 कैसी संख्या है, 1 के बारे में अगर हम बात करें तो 1 जो है वो ना तो होती है भाज्य और ना होती है अभाज्य। 1 को ना तो भाज्य माना जाता है ना ही अभाज्य माना जाता है। 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। क्यों नहीं है? कि जैसे अगर मैं किसी भी संख्या की खंड करूं, एक भाज्य संख्या का उदाहरण लेते हैं। भाज्य संख्या जैसे मैंने ली 6, तो 6 के जो गुणनखंड होंगे वो 1 गुणा 6 या 2 गुणा 3। तो गुणनखंड में 4 हुए, 1, 2, 3, 6। और अगर अभाज्य संख्याओं की बात करूं, अभाज्य संख्या जैसे 5 लिया तो 1 गुणा 5। तो भाज्य और अभाज्य में क्या होता है कि भाज्य संख्याओं में न्यूनतम 4 गुणनखंड होते हैं, 1, 2, 3, 6। तो न्यूनतम 4 होने चाहिए, किसी का भाग जाना चाहिए। और अभाज्य संख्याओं में गुणनखंड जो होंगे वो न्यूनतम कितने होते हैं? 1 गुणा 5। 1 गुणा 5 है मतलब कितने हो गए? 2। तो भाज्य संख्याओं में 4 गुणनखंड न्यूनतम, और अभाज्य संख्याओं में गुणनखंड कितने होने चाहिए? 2। और 1 का हम कुछ गुणनखंड कर सकते हैं क्या? 1 का तो कोई गुणनखंड नहीं होता, 1 का 1 ही रहता है। तो इसका मतलब 1 को भाज्य ना तो भाज्य माना जाएगा ना ही अभाज्य संख्या माना जाएगा। अब देखिए आगे, अगर ये तो हो गया एक कंडीशन की 1 जो है वो ना तो है भाज्य और ना है अभाज्य। तो 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य संख्या है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि अगर हमें पूछा जाता है कि बताइए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मैंने स्टार्ट की थी 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरीके से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है कौन सी? 2। अगला है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4। अब देखिए अभाज्य संख्याओं की अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल लिखे थे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इस तरीके से आगे बहुत सारी संख्याएं हैं। इन संख्याओं में से अगर इस 2 को हटा दिया जाए, इस 2 को हटा दिया जाए तो किसी भी संख्या को देख लो, अभाज्य जितनी भी संख्याएं बची वो संख्याएं कैसी होती हैं? अभाज्य तो है ही, पर इसके अलावा वो संख्याएं कैसी होती हैं? विषम होती हैं। अकेली 2 ऐसी संख्या है जो अभाज्य होने के साथ साथ क्या है? सम भी होती है। तो ये कंडीशन ये भी ध्यान रखनी है कि जो 2 है वो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। इसके अलावा कोई भी सम संख्या ऐसी नहीं होगी जो अभाज्य होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर वो सम है तो उसमें 2 का भाग जाएगा, और 2 का भाग जाते ही वह संख्या अभाज्य ना होकर क्या हो जाएगी? भाज्य हो जाएगी। तो ये अभाज्य और भाज्य के बारे में कौन सी सबसे छोटी है और कौन सी सबसे बड़ी है। 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है। अब देखिए आगे,
कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कि 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 1 से 25 तक कितनी होती है? देखिए 2 3 5 7 11 13 17 19 23, इनके अलावा कोई भी संख्या नहीं है अभाज्य। तो 1 से 25 तक कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हो गया 1 से 25 तक अभाज्य संख्या कितनी हुई? 9। अब अगर बात की जाए कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से 25 तक तो पता चल गया 9। 1 से 50 तक कितनी होंगी? तो वो हमें इस तरीके से आगे निकालेंगे। तो ये डायरेक्ट ध्यान रखना है कितना? 15। अगर आ जाता है 1 से 75 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से 75 तक कितनी होती हैं? 21। और अगर पूछा जाए कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये होता है कितना? 25। 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं होंगी 9, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं होंगी 15, 1 से 75 तक अभाज्य संख्याएं होंगी 21 और 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं कितनी? 25। अब एक और देख लीजिए, 1 से अगर पूछ लिया जाए कि 1000 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से 1000 तक, तो ये ध्यान रखना ये होती हैं 168 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक 25 और 1 से 1000 तक 168। अब मान लो हमसे ये पूछता कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो आंसर बताते हैं 25। पर अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता कि बताइए 75 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 75 से 100 तक कितनी है? अब हमें पता है कि 1 से 75 तक 21 होती है, 1 से 100 तक 25 होती है, तो 75 से 100 तक कितना बड़ा? 4। इसका मतलब आंसर कितना होगा? 4। या फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता था कि मान लो ये होता कि बताइए कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आंसर 25 सबको पता है। पर अगर क्वेश्चन ये होता कि बताइए 1 से 100 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं, तो फटाफट आंसर निकाल सकते हैं सभी कि हमें पता है टोटल संख्याएं 100, उसमें से 25 तो है अभाज्य, बची कितनी? 75। पर अगर ध्यान रखना ये 75 आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो इनमें से एक संख्या थी पहली, वो ना तो है भाज्य और ना है अभाज्य। तो ये अभाज्य वाली संख्या 25 तो घटा नहीं, पर एक भाज्य में भी काउंट नहीं होगी, तो ये और कम हो गई। तो इसका मतलब संख्या कितनी होगी? 74। तो 1 से 100 तक भाज्य जो संख्या है वो कितनी होती है? 74 होती है। ठीक है, तो आप देखिए आगे। अब क्वेश्चन बनता है कि अभाज्य संख्या का पता किस तरीके से चलता है, भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? अभाज्य संख्या का पता कैसे चलेगा कि ये भाज्य है या अभाज्य है? तो देखिए कि मान लो एक संख्या में लेता हूं, मैंने संख्या ली है 91, ये संख्या भाज्य है या अभाज्य? दूसरी संख्या में लेता हूं 103, ठीक है। अब इनका पता कैसे चलेगा कि किस में भाग जा रहा है, किस में भाग नहीं जा रहा है, क्योंकि हम सभी संख्याओं को देख नहीं सकते कि भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो देखिए 91, हमें करना क्या है? हमें यह देखना है कि 91 से बड़ी संख्या, इससे बड़ी संख्या जो कि पूर्ण वर्ग हो, वो कौन सी है? 91 से ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, इससे बड़ी? तो 91 से आगे हमें पता है 100 आता है, जिसका हमें पूरा वर्गमूल पता है। पूर्ण वर्ग का मतलब जिसका पूरा वर्गमूल निकाला जा सके। तो 91 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 100 है। इस 100 का वर्गमूल मुझे पता है कितना होता है? 10। इस 10 से छोटी अभाज्य संख्याएं देखिए,
10 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2, 3, 5, 7। ठीक, अब इनमें से भाग लेकर देखना है। 2 का भाग 91 में नहीं जाता, 3 का भाग 91 में नहीं जाता, 5 का भाग 91 में नहीं जाता, 7 का भाग 91 में 13, 7, 91 चला जाता है। तो करना क्या था? पहले जो संख्या है उससे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या देखिए, उस संख्या का वर्गमूल बताइए 10। 10 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2, 3, 5, 7। इनका भाग, इनमें से किसी भी संख्या का भाग अगर इसमें जाता है, अगर भाग जाता है तो वह संख्या भाज्य होती है, और इनमें से किसी का भाग नहीं जाता तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे दूसरा एग्जांपल देखें, 103 भाग। 103 से बड़ी कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल पता है? तो वो होगी 121। 121 का वर्गमूल होता है 11, और 11 से छोटी अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, और इसमें स्वयं 11 भी शामिल, क्योंकि 11 भी अभाज्य है। अब 2 का भाग नहीं जाता, 3 का भाग 3 और 1 4 नहीं जाता, 5 का भाग नहीं जाता, 7 का भाग नहीं जाता, 11 का भाग नहीं जाता, किसी का भी भाग नहीं जाता। इसका मतलब ये संख्या कैसी होगी? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए ध्यान रखेंगे कि उस संख्या से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे, उसका वर्गमूल, और उस वर्गमूल जो आ जाए उससे छोटी अभाज्य संख्याओं में से अगर किसी से दी गई संख्या विभाजित होगी तो भाज्य कहलाएगी, और विभाजित नहीं होगी तो वो अभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक, तो ये भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में बात थी। मैं आप लोगों को बहुत छोटी छोटी चीजें समझा रहा हूँ, और जो कि आगे बहुत काम आने वाली हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अब देखिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं भाज्य और अभाज्य का। पता चल गया कि अगर स्वयं और एक के अलावा किसी का भाग जाएगा तो भाज्य कहलाएगी, और स्वयं और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा तो वो संख्या अभाज्य कहलाएगी। अब हम बात करते हैं सह अभाज्य संख्याओं की। सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होती है? जैसे अगर ये 3 होता या फिर ये 8 होता, 3 और 8 ये 3 है, मुझे पता है ये संख्या है अभाज्य संख्या। 8 मुझे पता है ये है भाज्य संख्या, क्योंकि इसमें किसी का भाग नहीं जाता, और इसमें 2 का भाग, 4 का भाग चला जाता है। तो भाज्य और अभाज्य संख्याएं, इनके बारे में हमें पता है। अब बात करें सहअभाज्य की, तो सहअभाज्य किसी अगर एक संख्या की बात की जाए तो एक संख्या को सहअभाज्य नहीं कहा जा सकता। सहअभाज्य का मतलब क्या है कि ऐसी कोई भी दो संख्याएं, दो संख्याओं का कोई जोड़ा होगा तो यह है कि ऐसी कोई भी दो संख्याएं, ऐसी कोई भी दो संख्याएं जिनका HCF, HCF मतलब महत्तम समांतर मासा एक होता है, क्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो सहअभाज्य संख्याओं में दो संख्याएं होंगी, दो संख्याओं में ऐसी कोई भी दो संख्याएं जिनका HCF एक होता है क्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। HCF एक होने का मतलब, जैसे अगर मैं मानता हूं संख्याएं हैं 2 और 3, ये एक जोड़ा है, अब ये सहअभाज्य होंगी या नहीं होंगी? HCF एक कब आता है? जब दोनों संख्याएं किसी से नहीं कटती। 2 और 3 दोनों संख्याओं को किसी एक संख्या से काट सकते हैं क्या? 2 और 3 किसी से नहीं कटेंगे, मतलब ये जोड़ा किसका होगा? सहअभाज्य का। अगर मैं बात करता हूं 3 और 8, 3 और 8, अब हम बात करें, मैंने कहा किसी से नहीं कटती, HCF होना चाहिए, तो 3 और 8 किसी से कटते हैं क्या? किसी से नहीं कटते,
ध्यान रखना, हमें ये नहीं देखना है कि साहब 8 तो कट रही है, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। कटने का मतलब एचसीएफ 1 का मतलब दोनों संख्याएं नहीं कटनी चाहिए। मान लो ये 3/8 होता तो इसको हम अलग अलग संख्याओं से काट सकते हैं, नहीं काटते। तो इसका मतलब एचसीएफ 1 होने का मतलब क्या है कि कोई भी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो, मतलब दोनों संख्याएं नहीं कटनी चाहिए। अब 3 और 8 आपस में नहीं कटते तो इसका मतलब ये भी क्या होगी, सहअभाज्य संख्या होगी। अगर मान लो ये होता 8 और 15, वैसे ये दोनों संख्या कट जाती है, 8 अलग कटेगा, 15 अलग कटेगा। ये 4 और 2 से कट सकता है, ये 3 और 5 से कट सकता है। पर ये बताइए ये दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से कट सकती है क्या? किसी एक संख्या से नहीं कटेंगी, और अगर ये नहीं कटेंगी इसका मतलब ये सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अगर मान लो ये होगा 6 और 24, अब 6 और 24 सहअभाज्य होंगी क्या? अब ये दोनों संख्याएं दोनों किसी संख्या से कट सकती है, या तो 2 से काट लो, 2 3 6 2 8, 2 से 12 बार कट जाएगा, 3 से काट लो, 6 से ही काट लो। दोनों संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 नहीं है वो संख्याएं सहअभाज्य नहीं होंगी। ठीक है, सहअभाज्य के बारे में पता चल गया। अब देखिए अगली संख्या है अगली आती है पूर्णकालिक संख्याएं। बहुत आसान बहुत छोटी छोटी चीजें समझा रहा हूं जो आपको शायद हर कोई ना समझाए, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम नॉर्मल समझकर छोड़ देते हैं और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो वो हमसे गलत हो जाता है। तो वीडियो के साथ बने रहिए और देखते रहिए। पूर्णकालिक संख्याएं या हम कह सकते हैं परफेक्ट नंबर। ठीक, पूर्णकालिक संख्याएं परफेक्ट नंबर क्या होता है? देखिए पूर्णकालिक संख्याएं वे संख्याएं हैं पूर्णकालिक संख्याएं वे संख्याएं हैं, उसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे अगर मैंने एक संख्या ली है 12, इस 12 के गुणनखंड कीजिए, इस 12 के गुणनखंड, एक चीज विशेष ध्यान रखना, गुणनखंड कहा है, अभाज्य गुणनखंड नहीं कहा। दोनों में अंतर है। अभाज्य गुणनखंड का तरीका हमें पता है, इसी तरीके से किया जाता है, बचपन से करते आ रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड कहता है तो 2 गुणा 2 गुणा 3 होते हैं, पर यहाँ अभाज्य गुणनखंड ना कहकर हमें सिर्फ कहा है गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब इस संख्या को 2 भागों में तोड़ना है। मतलब ये कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका भाग 12 में जाता है, ऐसी संख्याएं जिनका भाग 12 में जाता है वो संख्याएं गुणनखंड कहलाती हैं। तो 12 में किसका भाग जाएगा? 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 4 का भाग जाएगा, 6 का जाएगा और स्वयं 12 का। ठीक, तो 12 के गुणनखंड कौन से होंगे? जिनका भाग 12 में चला जाएगा। जैसे मैं अगर कहूं कि 5 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? जिनका भाग 5 में जाता है, 1 का 5 का। ठीक है, तो 12 के गुणनखंड हुए 1 2 3 4 6 और 12। अब इसका पूर्णकालिक से क्या संबंध है? तो पूर्णकालिक संख्याओं के लिए हम क्या करेंगे कि 12 के गुणनखंड किए, अगर इसके गुणनखंडों में से उसी संख्या को छोड़ दिया जाए जिसके गुणनखंड किए, 12 के गुणनखंड किए थे तो 12 को ही छोड़ दिया, शेष गुणनखंडों को जोड़ने पर, शेष गुणनखंडों को जोड़ा, इनको जोड़ने पर अगर यही संख्या 12 आ जाए तो ये पूर्णकालिक संख्या होगी। अब इनको जोड़िए, 6 और 4 10 और 3 13, 13 और 3 16, 12 आया क्या? 12 नहीं आया, इसका मतलब जो 12 है ये पूर्णकालिक संख्या नहीं है। देखिए एक एग्जांपल और देखिए, अगर मैं लेता हूं 28, 28 के अगर मैं गुणनखंड करूं, 28 के गुणनखंड क्या होंगे? इसमें 1 का भाग जाएगा, इसमें 2 का भाग जाएगा, इसमें 4 का भाग जाएगा,
इसमें 7 का भाग जाएगा, इसमें 14 का जाएगा और इसमें 28 का जाएगा। तो दी गई संख्या के गुणनखंडों में से उसी संख्या को छोड़कर शेष गुणनखंडों को जोड़ने पर अगर वही संख्या आ जाती है तो दी गई संख्या पूर्णकालिक संख्या कहलाती है। कैसे? 1 और 2 3 और 4 7 और 7 14, 14 और 4 कितना हो गया? 28। इसका मतलब ये 28 जो है वो एक परफेक्ट नंबर है, पूर्णकालिक संख्या होगी। ठीक है, पूर्णकालिक संख्या के लिए हम देख सकते हैं कि वे संख्याएं, यदि किसी संख्या n के सभी गुणनखंडों में से n को छोड़कर, मतलब उसी संख्या n को छोड़कर शेष गुणनखंडों को जोड़ने पर वही संख्या मतलब n ही प्राप्त होता है, तो दी गई संख्या पूर्णकालिक संख्या कहलाती है। पूर्णकालिक संख्या के लिए ध्यान रखना, गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने पर उसी संख्या को छोड़ेंगे जिसके गुणनखंड किए हैं, और बाकी की संख्याओं को जोड़ने पर अगर वही आता है, जैसे 12 में 12 नहीं आया था तो ये पूर्णकालिक नहीं होगी, और 28 में जोड़ने पर 28 आ गया तो ये संख्या पूर्णकालिक संख्या कहलाएगी। पूर्णकालिक संख्या के कुछ सीमित उदाहरण हैं, सभी संख्या पूर्णकालिक नहीं होते, इसके कुछ सीमित उदाहरण हैं, जैसे 6, 28, 496 और 8128। ठीक है, तो ये पूर्णकालिक संख्या है। ध्यान रखना कि मान लो क्वेश्चन ये आ जाता कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णकालिक है, ये आ गया 24, 28, 76, 412, तो हमें पता है इनमें से कौन सी है 28। या फिर अगर ये आ जाता कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णकालिक नहीं है, ये आ गया मान लो 28 आ गया, 376 आ गया, 496 आ गया और 8128 आ गया। तो पूर्णकालिक के उदाहरण दिखाए हुए हैं, 6 है, 28 है, 28 होगा, 496 होगा, 8128 होगा, तो ये संख्या इसका उदाहरण नहीं होगी। तो पूर्णकालिक संख्या के बारे में इतना ही था। अब हम बात करते हैं अगली संख्याओं के बारे में। कितने